नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय विज्ञान और लेसन है चौथा परमाणु की संरचना। इसका जो एक भाग है वो अपने कर चुके हैं। तो अपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखना था। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसमें बहुत सारी कमियां थी। वैज्ञानिकों के बहुत सारे प्रयोगों को, बहुत सारे क्वेश्चनों को वह जो प्रयोग था वो संतुष्ट नहीं कर सका। तो इसीलिए रदरफोर्ड ने फिर एक प्रयोग किया। उन्होंने किस पर प्रयोग किया? एक सोने की पन्नी पर प्रयोग किया। जैसे ये आपके सामने है, ये सोने की पन्नी है और इसमें ये सारे क्या है? परमाणु हैं। ये वाले सारे परमाणु हैं। सोने की पन्नी लेकर और परमाणु लेकर उसने प्रयोग किया। उसने क्या प्रयोग किया कि एक सोने की पन्नी को लेकर इस पर यहाँ से ये सारे अल्फा कण हैं, एकदम से बहुत सारे अल्फा कण इसने इस पर निशावर किए, इस पर गिराए। वो कितने? 20,000 अल्फा कण रदरफोर्ड ने क्या किए? 20,000 अल्फा कण इस पर विस्तारित किए। तो इसको 20,000 अल्फा कण सोने की पन्नी की तरफ भेजने के बाद उसने क्या देखा कि लगभग जो अल्फा कण है वो क्या हो रहे हैं? सीधे जा रहे हैं। लगभग अल्फा कण क्या हो रहे हैं? बिल्कुल किसी से भी कुछ भी ना टकराए सीधे जा रहे हैं। और कुछ अल्फा कण क्या हो रहे हैं? किसी स्थान से टकरा कर कुछ ज्यादातर नहीं, कुछ इस साइड, कुछ यहाँ से टकरा के इस साइड, यहाँ से टकराए इस साइड। तो कुछ अल्फा कण ऐसे विस्तृत हो रहे हैं। लेकिन फिर उसने क्या देखा थोड़े टाइम के बाद कि एक अल्फा कण ऐसा है, यो सिर्फ एक 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा है जो जिस पथ पे गया उसी पथ पे वो क्या हो गया? वापिस आ गया। जिस पथ पे वो गया उसी पथ पे वो क्या आ गया? वापिस आ गया। ये था इसका प्रयोग। तो इसने क्या किया था? जो अल्फा कण है ये द्विआश्रित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। इनका द्रव्यमान कितना होता है? 4u होता है और तीव्र गति से चल रहे होते हैं और अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है, इसीलिए इसने अल्फा कण लिए थे। अल्फा कणों के प्रयोग के बारे में अपने जान लिया। क्या प्रयोग था रदरफोर्ड का? अल्फा कण क्यों लिए वो भी अपने जान लिया। अब देखो परिणाम क्या थे। इसने परिणाम क्या निकाले कि परमाणुओं का अधिकांश भाग क्या है? खाली है। इसीलिए लगभग जो अल्फा कण है वो बिना किसी से टकराए, बिना अपने पथ से विचलित हुए, जिस एंगल से इसको टकराए थे उसी एंगल से वो आगे जा रहे हैं, बिना किसी दिशा में चेंज हुए। क्यों जा रहे हैं? कि अपने सामने चल रहे हैं अपने रोड पर। यदि सड़क खाली है तो ये अपने सीधे चलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने इधर उधर किसी भी दिशा में परिवर्तित नहीं होंगे, अपनी दिशा चेंज नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब सड़क में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सड़क खाली होगी तो ही अपने सीधे जाएंगे। इसीलिए रदरफोर्ड ने क्या कहा कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खाली है। उसका कहने का रीजन क्या था कि लगभग अल्फा कण क्या हो रहे हैं? सीधे जा रहे हैं, इसीलिए अधिकांश भाग खाली है तो ही वो सीधे जा रहे हैं। यदि रास्ते में कोई रुकावट होती, कोई चीज होती तो वह उससे टकराते, अपने पथ से विचलित होते। दूसरी बात, कुछ कण टकराकर अपनी दिशा को चेंज किया तो उसने क्या कहा कि इन कोई धनायन पाया जाता है। ये अल्फा कण भी धनावेशित है और जो समान आवेश है वो दूसरे आवेश से टकराकर क्या करेगा? अपनी दिशा को चेंज करेगा। जो समान आवेश होगा वो दूसरे समान आवेश से टकराकर अपनी दिशा को चेंज करेगा। तो कोई ना कोई धनायन पाया जाता है जिससे टकराकर वो अपनी दिशा को चेंज कर रहे हैं, उसे प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो देखो इसके परिणाम और क्या क्या हैं। तेज गति से चल रहे अधिकतम अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, अपने समझ लिया। कुछ अल्फा कण क्या हो गए? पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए और आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक जो 12,000 कणों में से 20,000 या 12,000 कण है, इसमें से जो एक कण है वो वापिस आया। ये अपने सब कुछ पढ़ा। इसके बाद कि क्या होता है कि इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में क्रियाकलाप करते हैं। मान लो एक बच्चा क्या करता है? अपनी आंखों को बंद करके एक दीवार के सामने खड़ा है। आंखें बंद कर ली, वो क्या है? दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर को फेंकने को कहे। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज सुनेगा। लेकिन जब आंखें बंद किया हुआ बच्चा तार से गिरी हुई चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर आवाज क्या होगी? उसे घेरे पर नहीं टकराएंगे तो कोई आवाज नहीं होगी। इस प्रयोग को ध्यान से सुनो कि यदि बच्चे को एक दीवार पर आंखें बंद करके आप पत्थर फेंकने के लिए कह रहे हो तो जितनी बार पत्थर को फेंकेगा उतनी बार ही उसको आवाज सुनाई देगी, क्योंकि दीवार पर वह पत्थर
हर बार टकराएगा और उसको हर बार आवाज सुनाई देगी। लेकिन यही दीवार पर न होकर किसी तारबंदी की हुई है, जैसे उस पर पत्थर फेंकने को कहोगे तो क्या वह हर बार आवाज सुनाई देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में जगह खाली है, पत्थर वहां से निकल जाएगा, कई बार ही उसको आवाज सुनाई देगी। वो भी कब? जब तार पर कभी जाके टकराएगा पत्थर तो उसको आवाज सुनाई देगी, नहीं तो उसको आवाज सुनाई नहीं देगी। तो अधिकांश बार क्या होगा, जो पत्थर है वो सीधा ही निकल जाएगा, उसको आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं? क्योंकि अधिकांश जगह खाली है। यही निष्कर्ष रदरफोर्ड का है कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए क्योंकि उसका ज्यादातर भाग क्या है? खाली है। देखो कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग क्या है? खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण क्या हुए? बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। कि सीधा वापिस बाहर जाने के लिए यदि वो खाली होगी जगह तो ही वो सीधे बाहर जाएंगे, तो अधिकांश भाग क्या है? खाली है। और बहुत कम कण क्या हुए? अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। बहुत कम कण है वो अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, क्योंकि परमाणु में जो धनावेशित भाग है बहुत कम है। ये अपने वो धनायन है, अल्फा कण भी वो भी धनायन है, धनायन से धनायन प्रतिकर्षित होगा, वो अपने स्थान से विचलित होंगे। लेकिन बहुत कम कण विक्षेपित होंगे, क्योंकि परमाणु में धनावेशित भाग है वो क्या है? बहुत कम है। और बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित होंगे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणुओं के पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। कि बिल्कुल जो सीधा उस जैसे यह परमाणु है इसका केंद्र है, बिल्कुल सीधा केंद्र पर जाएगा तो वो वापस उसी एंगल पर आ जाएगा। बहुत कम भाग पर है जो धनावेशित है, इसीलिए वो एक कण क्या आ गया? वापिस आ गया। इससे फिर क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या से 10 की पावर 5 गुना छोटी है। कि जो नाभिक पाया जाता है वो परमाणु से बहुत छोटा होता है, मतलब फिर वो धनायन है वो बहुत छोटे भाग में पाया जाता है। इसके बाद है कि परमाणु का केंद्र क्या है? धनावेशित है। यह निष्कर्ष निकला इसके मॉडल से कि एक परमाणु का लगभग संपूर्ण जो द्रव्यमान है वो नाभिक में होता है। यह भी रदरफोर्ड के प्रयोग से समझ में आया कि इसका जो केंद्र है वो धनायन है, धनावेशित है, उसे नाभिक कहते हैं। और परमाणु का लगभग संपूर्ण जो द्रव्यमान है वो नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार भारक में चक्कर लगाते हैं। कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर जगह नहीं होते, उसके वर्ताकार कक्ष में ही गति करते हैं। नाभिक का आकार क्या होता है? परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। यह भी समझ में आ गया। इसके बाद इसके मॉडल की कमियां क्या रही कि इसने कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ये परमाणु है, ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गति कर रहे हैं। लेकिन यदि वे उसके चारों तरफ गति कर रहे हैं, आप रोज रोज काम कर रहे हो, कुछ खाओगे नहीं पियोगे नहीं, क्या आप रेगुलर उसी स्पीड से काम कर सकते हो? क्या नहीं। धीरे धीरे आपकी काम करने की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह यदि इलेक्ट्रॉन रोज मतलब हमेशा ही वर्ताकार पक्ष में गति कर रहा है तो वो कोई ना कोई ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, तो वैसी ऊर्जा विकिरण के रूप में निकलती जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा? उसका कक्ष छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ऐसा होते होते एक कंडीशन क्या आ जाएगी कि वह नाभिक में ही आकर गिर जाएगा। कि उसका मतलब कक्ष में गति करने का जो तरीका है, उसकी जो आवेशित ऊर्जा का जो विकिरण रूप में उत्सर्जित होना है, क्या वह स्थायी कक्ष में घूमता है? इन सभी क्वेश्चनों के बारे में रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल कोई भी निष्कर्ष नहीं दे सका, तो इसके मॉडल की यह कमी रही। इसके बाद बोर का परमाणु मॉडल आया। बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। बोर ने इनकी आपत्तियों को दूर करने के लिए इसने क्या दिया? परमाणु संरचना के बारे में कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की। इसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं और कोई भी किसी भी प्रकार की ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करते विकिरण रूप में, किसी भी रूप में। इन्होंने क्या कहा कि ये नाभिक है, इसके चारों तरफ वर्ताकार कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो वह उसी कक्ष में, निश्चित कक्ष में ही गति करता रहेगा, वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का विकिरण रूप में उत्सर्जित नहीं करेगा। कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। ये कहा नील्स बोर ने। नील्स बोर का जन्म कब हुआ था? 7 अक्टूबर 1885 को। 7 अक्टूबर 1885 को हुआ था। कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में इन्होंने भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर पर नियुक्त हो गए थे और 1922 में परमाणु संरचना पर अपने योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। इनकी 3 पुस्तकें थी: दी थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन
एटॉमिक थ्योरी एंड दी डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, इसकी इनकी ये 3 पुस्तकें थी। ये नील ने क्या कहा कि ये निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इन कक्षाओं और कोशों को इन्होंने क्या नाम दिया, ऊर्जा स्तर। इन कोशों और कक्षाओं को क्या नाम दिया, ऊर्जा स्तर। और प्रत्येक कक्षा को अलग अलग नाम दे दिया। नाभिक के बाद जो पहली कक्षा है उसको क्या नाम दे दिया, K, दूसरी को L, तीसरी को M और उसके बाद वाले को क्या नाम दे दिया, N। और इसमें पहली कक्षा को 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर और फिर 4 नंबर, नंबर के अकॉर्डिंग माने तो इसने ये नाम दे दिया। और इन्हीं को क्या कह दिया, ऊर्जा स्तर। कि ये जो कक्षाएं हैं K, L, M, N या संख्याओं से देखें 1, 2, 3, 4 के द्वारा ये दिखाई देती है। इसके बाद अगला एक कण आ गया, नेक्स्ट वैज्ञानिक आ गए जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने 1932 में एक और कण को खोज निकाला और उसको नाम दे दिया न्यूट्रॉन। और उसका जो आवेश है, द्रव्यमान है, वो प्रोटॉन के बराबर होता है। लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, एक अस्थायी कण है, अनावेशित कण है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, n से ही लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। ये अनावेशित कण है और इसका जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी और इसे n से लिखते हैं। इसका जो द्रव्यमान है वो किसके द्रव्यमान के बराबर है, प्रोटॉन के। और परमाणु का जो द्रव्यमान है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों के द्रव्यमानों के योग में, ये भी कहाँ पाया जाता है, नाभिक में ही पाया जाता है। प्रोटॉन भी वहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी वहीं पाया जाता है। तो पूरे परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। इसके बाद देखो वितरित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं और इनके बारे में और आगे के जो भी टॉपिक है उनके बारे में अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।